सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या नहीं है। प्री कैप डन, बहुत बढ़िया गाइस, क्या बात है। तो आज हम करने वाले हैं सब पूरे क्लास 10 का सबसे कठिन चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट एंड यस गेट 10 देन अदरवाइज आई एम गोइंग टू डू दिस। हाँ, यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज द वी इज आस्किंग। ठीक है, कुछ बादाम। ओके, तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। अच्छा, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन खत्म हो चुका है। किसी को अगर कोई डाउट है तो भाई साहब, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो चुका है। किसी को लग रहा है कि नहीं हुआ है तो भाई तकलीफ तुम्हारी है, उसमें एवोल्यूशन वाला पार्ट डिलीटेड है। ओके, ऑलराइट, सही है। मोस्ट अवेटेड चैप्टर ऑफ दिस क्लास 10, और आज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय लग सकता है इस चैप्टर के लिए। लगभग लगभग मतलब आधे घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर कह सकते हो आप। लगभग लगभग 30 मिनट लग सकते हैं इस चैप्टर को। तो मैं शुरू करता हूं। इसमें आप रैंडम टॉपिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अवर एनवायरनमेंट, तो बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये बताओ, क्या मैं वेस्ट को क्लासिफाई कर सकता हूं एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल? क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डू यू नो व्हाट इज lithosphere? Do you know what is hydrosphere? Do you know what is atmosphere? And do you know what is biosphere? क्या आपको इकोसिस्टम पता है? क्या आपको यह पता है कि इकोसिस्टम जो है उसके दो टाइप्स हो जाते हैं? एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। डू यू नो फूड चेन? फूड चेन, फूड वेब, फूड पिरामिड, फूड पिरामिड। डू यू नो 10% लॉ? क्या आपको ओजोन के बारे में पता है? क्या आपको सीएफसी के बारे में पता है? ओजोन लेयर एंड सीएफसी इफेक्ट। और क्या आपको पता है कि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ और नहीं है? डू यू नो दिस? जूम आउट करें सर, चलिए जूम आउट भी कर लेते हैं। ग्रेट। टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम तक एग्जाम बूस्टर का टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, डिटेल्स भी आपको उसमें बता दी जाएंगी, डोंट वरी। सो एक मिनट। ऑलराइट,
मैथ का लास्ट लेक्चर ऐप पर नहीं मिल रहा, ओके मैं देख लूंगा एक बार। रिवीजन किस चैप्टर का स्टार्ट होगा? वो वाला मेरे ख्याल से शेयर हुआ है, अगर स्टिल नहीं है तो रिवीजन जो है तुम्हारा मैथ से जो है स्टार्ट हो रहा है, ओके एंड टाइम टेबल आपको शेयर कर दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो लगभग लगभग इतनी सारी चीजें हैं जो अपने को है। कहाँ आ गया भाई? तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस, यस। सो ये अपना बायोलॉजी का चैप्टर अवर एनवायरनमेंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेस्ट टाइप के बारे में। तो भैया वेस्ट दो टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो व्हेन आई से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो इसमें क्या है कि वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, दोज वेस्ट materials which can be easily decomposed by microorganisms, which can be easily decomposed by microorganisms, ठीक है, they are biodegradable waste, ठीक है, those waste which cannot be decomposed, which cannot be decomposed by microorganisms, they are non biodegradable। and I hope बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, जैसे कि होता है पेपर, जैसे कि होता है वुड, जैसे कि होता है फ्रूट या फूड वेस्ट, फूड से जो भी, फूड से जुड़ा हुआ जो भी वेस्ट मटेरियल हो सकता है, या समझो फ्रूट पील या कोई ऐसी चीज, ठीक है, काऊ डंग, ये सब क्या है? they are easily decomposed by microorganisms, so these are biodegradable waste। और जो डिकम्पोज नहीं हो सकते they are non biodegradable waste, जैसे कि आपका प्लास्टिक, जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया थर्मोकॉल, है ना, थर्मोकॉल भी ऐसे नॉर्मली ये नहीं हो सकता, जैसे कि कोई मेटल कैन हो गया, ये सब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सर जी कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप बताओ कैसे हो भाई साहब? मर्क्यूरी सब मेटल में आ गया ना। इसके बाद लिथोस्फीयर क्या है सर? अगला पॉइंट, लिथोस्फीयर क्या है? जो भी अर्थ के ऊपर जो सॉलिड पार्ट है ना, सॉलिड पार्ट और सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ इज व्हाट इज लिथोस्फीयर। हाइड्रो यानी वाटर होता है, हाइड्रो यानी वाटर होता है, तो है ना वाटर बॉडीज, है ना, वाटर पार्ट ऑफ अर्थ, है ना, जो भी वाटर बॉडीज है, रिवर है, ओशन है, सी है ना, ये सब क्या है? दे आर लेक है, दीज आर हाइड्रोस्फीयर। इवन जो बर्फ, जो ग्लेशियर्स हैं, वो सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। और एटमॉस्फेयर क्या है? जो एयर हमारे आसपास में है, एयर सराउंडिंग ऑन अर्थ इज व्हाट इज योर एटमॉस्फेयर, है ना। और ये सब मिला के भाईजान, ये सब जो है, ये सब जिस तरीके से कंडीशन बनाते हैं, ये सब मिलके एक लिविंग कंडीशन बनाते हैं, लिविंग कंडीशन बिल्ट करते हैं, ठीक है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसीलिए फॉर दिस सेम रीजन हमारे अर्थ को वी कॉल इट एज बायोस्फीयर, एक ऐसा प्लैनेट जिसके ऊपर लाइफ है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया है बायोस्फीयर। Our Earth is called as biosphere because this is living planet। इसके ऊपर ऐसी conditions हैं, अर्थ, रॉक, माउंटेन्स, जो भी वाटर बॉडीज है, जो हमारे आसपास का एयर का कंडीशन है, वो सब उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पे रह पाए ऐसा बनाता है, ठीक है।
दैट इज योर शिवम सिंह कह रहे हैं यस सर यस, हाँ मैं मानता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नोट्स हो गया है, बट किसी रीजन की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रहा है, पर हो जाएगा। मतलब आज मैंने ये सब चीजें नोट कर ली है, पर आज इसके बाद मुझे कल का जो टाइम टेबल का प्लान वो सब चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, एंड ये दिस पार्ट ऑल्सो, ठीक है। चलिए डोंट वरी। और इसके बाद आते हैं हम इकोसिस्टम के अंदर भैया। तो इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? ऐसा स्पेस, ठीक है, जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ बहुत ही प्यार से रह पाते हैं, ठीक है। ऐसा स्पेस ऑन अर्थ where living and non-living creatures where ऐसा रिजर्वॉयर लिखूंगा मैं, एक मिनट, where living and non-living things stay and depend on each other for their existence, depend on each other for their existence, ठीक है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग जहां पर भी रह पाते हैं, और वो बाहर की चीजों पे डिपेंड नहीं करते। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, लेक, लेक, पॉन्ड, है ना। ये सब क्या नेचुरल है, ये किसी ने, ये ह्यूमन बीइंग ने इसको बिल्ट नहीं किया, है ना। फॉरेस्ट तो क्या, वो तो नेचुरली ही एग्जिस्ट किया है। तो अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट, व्हाई दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम, क्योंकि फॉरेस्ट में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने वहां पे नॉन लिविंग, जैसे हवा है, सॉइल है, पानी है, उन सब की वजह से वहां पे लिविंग थिंग एग्जिस्ट कर पा रहा है। और लिविंग थिंग कहीं ना कहीं नॉन लिविंग के, जैसे सॉइल की वेदरिंग, वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो गई, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो गया, इन सब में लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग को भी हेल्प कर रहे हैं। यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग एक दूसरे को हेल्प करते हुए जहां पर रहते हैं, जिनको खान पान किसी भी चीज के लिए बाहर किसी चीज पे डिपेंड ना करना पड़े, है ना, ऐसे वाले को हम क्या कह सकते हैं भाई, इकोसिस्टम, एक दूसरे पे डिपेंड करते फुल्ली, ठीक है। सो आपका नेचुरल भी हो गया और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है गार्डन, है ना, एक्वेरियम, ये सब क्या है, हमने बिल्ड किया है ना, फिश टैंक, ओके। तो ऐसा जो हिमेश, मैंने नोट्स के बारे में सुन लिया है, और मैंने ये भी कल अनाउंस किया था कि आपको जो 2-3 चैप्टर्स का नोट्स बचा हुआ है वो विथ टाइम मिलता जाएगा। क्वालिटी नोट्स बन रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। इफ यू कीप ऑन रिपीटिंग ऐसे तो फिर लगता है कि यार पता नहीं तुमको क्या ही चाहिए ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, सब चीजें होंगी, और जितना हुआ है उसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, बाकी जो भी चीज है मिलती जाएगी हमारे एंड से, एंड स्पैम ना करो प्लीज, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया अपना कि इकोसिस्टम क्या हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा कि वाई पॉन्ड, एक तालाब इकोसिस्टम क्यों है, क्योंकि जैसे एक पॉन्ड है सपोज, अब मान लो ये पॉन्ड है, तो इस पॉन्ड के अंदर जितने भी, जैसे मछलियां हैं, छोटी मछली है, इसमें बड़ी मछली है, राइट, इसमें और भी छोटी मछली है, इसमें छोटे छोटे प्लांट्स है जिसको पैंगटम्स बोलते हैं, जो पानी में प्लांट्स होते हैं ना, उनको पैंगटम्स बोलते हैं हम, और भी दूसरे जानवर हैं इसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये जो पॉन्ड है ना, ये जो तालाब है, ठीक है, ये इसमें इसमें और भी कुछ चीज है ना, इसमें पत्थर भी है,
इसमें पानी भी है, राइट, इसमें स्टोन भी है। तो ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से, जैसे ये मछली एक दूसरे पे डिपेंड कर ही रही है, प्लांट्स पे डिपेंड कर ही रही है, ठीक है, सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं वो लोग एक तरीके से, है ना। इसके बाद वाटर पे डिपेंड करे, पानी देगा तब भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, मतलब पानी भी कहीं ना कहीं मछली पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। थैंक यू अमन फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, ठीक है। कृतज्ञता दिखाने के लिए धन्यवाद, मतलब एफर्ट्स किया जा रहा है यार, क्या बताऊं आप, चीजें मुश्किल होती है, नामुमकिन नहीं होती है, कर रहे हैं। एग्जाम बूस्टर का टाइम टेबल आज मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, रिजर्वायर मतलब स्पेस, जैसे पॉन्ड एक क्या है, वो हमारे धरती पे एक स्पेस ही है ना, एक जगह ही है ना, ठीक है, तुम प्लेस बोलो। सो वो हो गया। इसके बाद फूड चेन, ये तुमने पढ़ा होगा यार, फूड चेन पढ़ा होगा तुमने। जैसे कि ग्रास जो है, ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर, ए ही पॉपर, ए ग्रास हॉपर, सुनाएगा ना, तो ग्रास हॉपर खा रहा है ना, ये इसको खा रहा है, या ये इस पे डिपेंडेंट है। ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। सो ये सब क्या है, ये पूरा एक चेन बन गया ना यार, फूड का एक चेन, फूड का इकोसिस्टम में हमारे फूड का एक चेन है, जैसे ये, ऐसे कई सारे फूड चेन है, दिस इज ओनली वन फूड चेन, ऐसे कई सारे फूड चेन है, ठीक है, राइट। अभी ये भी हो सकता है, हाँ आपने सही बोला कि स्नेक सिर्फ इसको थोड़ी, स्नेक इसको भी खा सकता है अपना, चूहा, माइस, और चूहा ग्रास को भी खा सकता है, ऐसे भी कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। ये भी है कि भाई चूहे को बर्ड भी खा सकती है, सॉरी, बर्ड भी खा सकती है, ओके, ग्रास हॉपर को भी बर्ड खा सकती है, अरे भाई फ्रॉग को भी तो बर्ड खा सकती है, बर्ड तो सबको खा सकती है भैया, लिटिल बर्ड होती है ना। और ग्रास हॉपर किसी छोटे इंसेक्ट को भी, स्मॉल इंसेक्ट को भी खा सकता है। मान लो इंसेक्ट जो है वो सपोज बटरफ्लाई है, तो वो ग्रास और प्लांट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मालूम पड़ा कि बर्ड को ईगल ने खा लिया, ये भी लपड़ा, ठीक है। और तो इस तरीके से मतलब काफी सारा, माइस को, चूहे को बिल्ली ने खा लिया, है ना, कैट, कैट को मार दिया डॉग ने। तो क्या दिख रहा है तुमको यहां पर ना, एक पूरा एक ऐसा जाल बन रहा है। जो मैंने एक दिखाया है फूड चेन था, जो मैंने एक सिंगल दिखाया बच्चा, है ना, जो मैंने सिंगल दिखाया, दिस वाज अ फूड चेन, है ना, वो एक फूड चेन था। लेकिन लेकिन जो मैंने ये इतना सारा जो जंजाल बना दिया, है ना, ये क्या बन गया, सब एक दूसरे पे डिपेंड, इंटरडिपेंडेंस है ना, इतना सारा इंटरडिपेंडेंस, एक वेब बन गया, ये जाल बन गया है। सो दिस इज कंप्लीटली जो मैं दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये फूड वेब है, दिस इज अ फूड वेब, आर यू अंडरस्टैंडिंग। आज एक और एक्सपेरिमेंट लाऊंगा मैं, एक आपको इलेक्ट्रिसिटी का कुछ और नॉलेज देने के लिए एक और चीज मैं ला रहा हूँ, ठीक है, तो देखना जरूर। चूहा बिल्ली को खा जाएगा, चूहा बिल्ली को कैसा खाएगा भाई। तो ये फूड चेन और फूड वेब जो है, एक सिंगल बनाया तो फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे पे इंटरलिंक कर रहे हैं, क्रॉस लिंक कर रहे हैं, तो फूड वेब हो गया। फूड पिरामिड और 10% लॉ में आगे दिखाता हूं, ठीक है, मैं यहां पर दिखाता हूं फूड पिरामिड और 10% लॉ। ठीक है, यहां दिखा देता हूं मैं, और इसके आगे मैं बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन बताऊंगा। बायो
accumulation and biomagnification. ठीक है, ये दो चीज भी दिखाऊंगा. सो सबसे पहले फूड पिरामिड एंड 10% लॉ. तो एक बात समझना कि मैं लिख रहा हूं कि जो ग्रास हॉपर है, जो ग्रास हॉपर है, ग्रास ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, मान लो मैं इतना दिखा रहा हूं. ठीक है, क्या लगता है सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा तादाद में क्या होगा यहां पर? इसमें सबसे ज्यादा तादाद में क्या होना चाहिए सो दैट सब जिंदा रह सकें? ऊपर वाला कि नीचे वाला? सबसे ज्यादा नंबर में, सबसे ज्यादा एनर्जी फॉर्मेट में, है ना, ज्यादा सोर्स ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे ज्यादा जो है वो होना चाहिए ग्रास, है ना. दे विल बी ऑब्वियसली मोर. और इसमें जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ये नंबर्स कम होते जाएगा, और सबसे कम क्या रहेगा? सबसे ऊपर वाला. जैसे ये, इसको मैं बोलूंगा भाई ये लेस नंबर में होंगे, तब ये पूरा बैलेंस बन पाएगा. तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ये दिखा सकता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, कि ये जो है लगभग इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं. राइट, एक पिरामिड की तरह दिखा सकता हूं. तो मैं इकोनॉमिक्स में, मैथ्स में देखा हुआ है इस चीज को. इसको मैं बोलूंगा भाई ये घास फीस है ना, इसको मैं बोलूंगा प्रोड्यूसर्स, क्योंकि यही खाने को प्रोड्यूस करते हैं. दीज आर प्रोड्यूसर्स. फिर उसके ऊपर प्रोड्यूसर को जो खा रेला है ना, वो है प्राइमरी कंज्यूमर. ऑलराइट, ये है प्राइमरी कंज्यूमर. और प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, ये ग्रास हॉपर इज प्राइमरी कंज्यूमर. ग्रास हॉपर को जो खा रहा है वो फ्रॉग है, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर. और फ्रॉग को जो खा रहा है वो स्नेक, वो हुआ टर्शियरी कंज्यूमर. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पिरामिड जो है वो तैयार हो गया. सर ये एनर्जी का क्या खेल है? मतलब बात समझ लो कि ये जितने प्लांट्स हैं, सपोज इस चेन में जितने प्लांट्स हैं, उसको अगर मैं बोलूं कि इनकी एनर्जी है, मान लो फॉर एग्जांपल इट इज 10,000 जूल्स. मान लो इनकी एनर्जी है 10,000 जूल्स. तो ये लगभग देखा गया है नेचर में कि लगभग जो है इसकी एनर्जी, मतलब ये कितना, इसकी एनर्जी यहां शिफ्ट होती है. तो मानो ग्रास ऊपर, तो ग्रास ऊपर सारा घास तो नहीं खा जाएगा, सारे घास को नहीं खा पाएगा. वो लगभग वो उसका 10% जो एनर्जी है ना, ग्रास ऊपर घास को खाएगा, फिर वो घास सारा भी नहीं खाएगा, खाएगा, और उसमें से उसके बाद उसके बॉडी में कितना वो अब्सॉर्ब हुआ, कितना उसके अंदर वो कन्वर्ट हुआ इनटू केमिकल एनर्जी. तो बेसिकली अगर हम देखें, क्योंकि वो ग्रास ऊपर अपनी जिंदगी में भी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी करेगा, है ना, इन रिप्रोडक्शन, इन मूविंग, ये वो सब में एनर्जी खर्च भी होगी. उसकी बॉडी में कितना स्टोर हुआ, तो यहां से लगभग 10% एनर्जी ही बस अगले वाले लेवल पे जा पाती है, उनके बॉडी में स्टोर हो पाती है. तो आप कह सकते हो अगर ये 10,000 है तो लगभग 1,000 जूल ये अगले वाले शिफ्ट हुआ, अगले वाले लेवल पे. ऐसे ही वो ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, ऐसा तो नहीं है कि फ्रॉग सारे ही ग्रास हॉपर को खा जाएगा, है ना. वो जितने भी ग्रास, मान लो कि अगर 10 फ्रॉग है तो लगभग उसने, उन लोगों ने मिलकर 100 ग्रास हॉपर को खाए होंगे, है ना. तो कितना एनर्जी शिफ्ट हुआ है. तो फ्रॉग भी अपने जिंदगी में बहुत सारे एनर्जी कंज्यूम करेगा, बहुत सारे एक्टिविटीज करेगा, वहां भी एनर्जी स्पेंड होगी. जो फ्रॉग के अंदर बॉडी में जितनी एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इट विल बी अबाउट 10 अगेन द 10% ऑफ द प्रीवियस वन. यानी यहाँ 10,000, यहाँ 1,000, तो यहाँ पर अब 100 जूल. और ऐसा ही मूवमेंट देखा गया है उसके, यानी हर ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी शिफ्ट है वो लगभग 10% की होती है. इसलिए इसको 10% लॉ कहा जाता है. ठीक है, हर ट्रॉफिक, ये क्या है, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं, दे आर वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स.
फूड पिरामिड के। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से ये एनर्जी शिफ्ट का कारोबार चलता है। अब मैं तुमको यहां पर बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन को आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। नाउ व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन, व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? जैसे मान लो कि तुम ना एक सब्जी खाते हो सपोज, या सपोज कि तुम आजकल अंगूर चल रहा है, ये मान लो ग्रेप्स है, मान लो ग्रेप्स है, ठीक है। इसके ऊपर स्प्रे होता है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का। इंसेक्टिसाइड है ना, कीड़ा मारने के लिए जो छिड़काव होता है, जर्म्स को मारने के लिए वो होता है, स्प्रे होता है इसके ऊपर। अब वो जो 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 इंसेक्टिसाइड है वो यहां से स्प्रे हुआ और वो इस पे थोड़ा चिपका हुआ है। तुमने क्या किया, तुम्हारे घर पे ग्रेप्स आया और तुमने उसको बिना धोए या ठीक से नहीं धोया और उसको कंज्यूम कर लिया, ठीक है। मान लो कोई एक पर्सन है जिसने बहुत ताजा ग्रेप्स लग रहा है, तो उसने बिना धोए और क्या कर दिया, उस ग्रेप्स को कंज्यूम कर लिया, उसने उसको कंज्यूम कर लिया। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे मान लो एक ग्रेप्स के ऊपर एक छोटा सा दो मॉलिक्यूल था, मान लो उस इंसेक्टिसाइड का, तो वो उसके बॉडी में गया, यहां स्टोर हुआ, ठीक है। उसने और ग्रेप्स खाए, उसकी बॉडी में स्टोर हुआ, और ग्रेप्स खाए, उसकी बॉडी में वो पेस्टिसाइड, जो इंसेक्टिसाइड है वो जमा हो रहा है, और उसके मान लो कि 10 साल बाद मान लो ऐसे ही कंज्यूम होता गया। आफ्टर 10 years उसने लगभग डेली मान लो 20 अंगूर खाए थे, तो 10 साल तक उसकी बॉडी में कितना सारा जो हार्मफुल केमिकल है वो जमा हो गया, वो स्टोर होता गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसी को क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। पार्ट ऑफ जुनून बैच सिंस टर्म वन आई, इट वाज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी। क्या बात है, अमेजिंग। आ गया बात समझ में? ये सार्थक समझ में आ गया है ना? 30 मिनट से ज्यादा हो गया, क्या बात कर रहे हो, बस आखिरी चल रहा है ये। सो दिस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। प्रीकैप करके आए हो ना, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में रोज एक पर्टिकुलर केमिकल बॉडी में जाना और वो एक्यूमुलेट, जमा होते जाना। मान लो तुम ऐसे एक नदी के आसपास रहते हो जिसके जिसके जिस नदी का पानी तुम्हारे घरों में आता है, जिस पानी को हम पीते हैं। अब हुआ ये कि वो पानी पीते तो हैं डेली, मान लो 2-3 गिलास पीते हैं। अब वो पानी जमा होते जा रहा है और तुम्हारे बॉडी में क्योंकि उस नदी में मर्क्यूरी की कंटेंट ज्यादा है, तुम्हारी बॉडी में मर्क्यूरी जो है वो जमा होते जा रहा है। मान लो कोई इंडस्ट्रियल एरिया है आसपास में जो कि मर्क्यूरी जहां से उसमें रिलीज हो रहा है, तुम्हारी बॉडी में मान लो रोज 2-3 ड्रॉप मर्क्यूरी जमा हो रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, मतलब मान लो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 20-25 साल बाद इतना सारा हैवी मेटल जमा हो गया बॉडी के अंदर, ऐसी भारी हो गया, मजाक कर रहा हूं, उसे एक बीमारी होगी जिसको बोलते हैं मीना मैटा। मीना मैटा एक बीमारी है जो मर्क्यूरी स्टोर होने से, हैवी मेटल स्टोर होने से हो सकती है। तो इस तरीके से यहां पर बॉडी में चीजें एक्यूमुलेट हो सकती है, पॉइजनस चीजें, ठीक है। इंग्लिश सिलेबस नॉट येट कंप्लीट तो होगा, आगे जरूरी थोड़ी 15 की बात भी चलेगा वो, ठीक है। डोंट वरी, इंग्लिश एसएसटी जो भी रहेगा। सो यहां पर ये स्टोर हो गया, इसी को बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एग्जैक्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, एक बार रीड आउट करो, यू हैव द एनसीईआरटी, चेक इट, ठीक है, ओके। इट्स नॉट विदाई टाइम, अभी विदाई कहां, अभी तो टाइम है यार, इतना कि दुखी हो रहे हो। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? मैग्नीफाई मतलब क्या,
बढ़ते जाना। मान लो ये घास है, ग्रास, ग्रास को खाया है ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया मान लो हेन ने, मुर्गी ने, और हेन को खाया मान लो मैन ने, इंसान ने। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसके ऊपर थोड़ा सा ये सपोज कोई भी एक केमिकल था, ठीक है, अगर इसने ऐसे 10 घास को खाए हैं तो इसके अंदर कितना केमिकल आ गया? मान लो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, एक घास के ऊपर 1 मॉलिक्यूल। अगर इस ग्रास हॉपर ने ऐसे 10 घास को खाए हैं तो उसके अंदर आ गया 10 मॉलिक्यूल्स, इसमें था 1 मॉलिक्यूल। अब ये मान लो ऐसे 10 ग्रास हॉपर्स को एक मुर्गी ने खाया तो उसके अंदर आ गया 100 मॉलिक्यूल, और ऐसे 10 मुर्गियों को एक इंसान ने खाया एक ही बार में नहीं, मान लो 1 महीने में या 2 महीने में, है ना, या 2 साल में, इसके अंदर आ गया 1000 मॉलिक्यूल, विच इज सो डेंजरस। भाई साहब इसमें बस एक ही मॉलिक्यूल था, ये हर लेवल पे क्या होता गया? हर लेवल पे मैग्नीफाई होता गया, इट गॉट मैग्नीफाइड। सपोज दिस इज अ पॉइजनस केमिकल, गॉट मैग्नीफाइड एट ईच लेवल। इसी को बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। इसलिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, आजकल विदेशों में भी तुमने देखा होगा एक चलन चल गया है वेजिटेरियन वेगन बनने का। वेजिटेरियन होने का फायदा यही है कि भाई तुम इस लेवल में पहले ही रहोगे तो थोड़ा बहुत पॉइजन जाएगा, जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा खतरनाक पॉइजन बॉडी के अंदर जाएगा, राइट। टाइम टेबल आज शाम तक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, चिंता ना करें, ठीक है, अपडेट मिल जाएगा। अब हमारे जो फाइनली अपने को, आई थिंक तुमने पहले भी पढ़ा होगा इसको, स्टेटमेंट तुमको मिल जाएगा, तुमको इसके लिए टेक्स्ट बुक रीड आउट करनी है, मैंने बोला है, नहीं मिलेगा तो भी नोट्स पे रहेगा। चलो, ओजोन लेयर एंड सीएफसी इफेक्ट। तो मान लो ये अपना अर्थ है, अर्थ के आसपास में एटमॉस्फेयर है ना, एयर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सारा कुछ। अच्छा, एयर का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, क्या बात है, एयर का जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, इट इज ऑफ ओजोन। अगर तुमको पता ना हो, ओजोन यानी O3 मॉलिक्यूल। जो नॉर्मल ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो O2 होता है, ओजोन इज O3 मॉलिक्यूल, राइट। ये O3 मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है, सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है। कैसे सर? क्योंकि ये हार्मफुल कैंसरस रेज जो सन से आती हैं उनको ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और नॉर्मल रेज को अंदर आने देता है। सन से आने वाले हार्मफुल कैंसरस रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे मान लो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है और नॉर्मल रेज को अंदर जाने देता है। तो इस तरीके से ये हमको कैंसर होने से बचा लेता है, स्किन कैंसर होने से बचा लेता है। और अगर मैं बताऊं कि हाँ, ओजोन फॉर्मेशन की बात करें तो ओजोन फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ओजोन लेयर कैसे फॉर्म हुआ? तो ये बहुत पहले की बात है, जब तुम नहीं थे, मान लो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, कुछ साल पहले, ला 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 ला, ये एक्चुअली O3 मॉलिक्यूल्स ही थे वहां भी, सॉरी O2 मॉलिक्यूल्स ही थे। तो O2 मॉलिक्यूल्स ही क्या बने, आगे जाके ओजोन बने, O3 बने। सर ऐसे कैसे बन गए सर? इधर 2 और एटम और 3 एटम कैसे हो गए? तो एक्चुअली 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वहां गए, कंबाइन हुए, 3O2,
एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि सन रेज हैं, उसी ने इस 3O2 को 2O3 बनाया, बैलेंस किया। देखो यहां भी 6 ऑक्सीजन, 3 to the 6, और यहां भी 6। तो ये नॉर्मल ऑक्सीजन से क्या बना, ओजोन जो है वो फॉर्म हुआ, ओजोन लेयर फॉर्म। इसको फॉर्म होने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो हजारों साल ये चीज हुई थी, हजारों साल पहले। पर अब क्या कर रहा है, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने एसी, फ्रिज, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, हम CFC यूज कर रहे हैं। CFC इज व्हाट, नथिंग बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये वो गैस है विच इज अ कूलेंट गैस, कूलेंट गैस जो एसी, फ्रिज, ये सब में यूज होता है। तो ये कूलेंट गैस एसी, फ्रिज, ये सब में यूज होता है। तो बेसिकली ये CFC क्या कर रहा है, उन्हीं ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। इसलिए इसको यूज करना खतरनाक है। किसको, एसी फ्रिज को नहीं, ऐसे वाले कुछ गैसेस जो है उनको। इसलिए आजकल कूलेंट गैस जो है ना, अमोनिया या दूसरे कूलेंट गैस यूज हो रहे हैं, CFC आजकल यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर और अपना जो साइंस टर्म टू सिलेबस है वो ऐसे होता है खत्म। आई नो देयर आर नोट्स विच आर पेंडिंग, जो आपको विथ टाइम मिलते जाएंगे। कोशिश है कि जितनी जल्दी हो वो होता जाए। कल से जो एग्जाम बूस्टर शुरू हो रहा है, उसकी टाइमिंग, उसकी सारी चीजें, अब डिटेल्स मैं आज शाम तक यूट्यूब पे भी पता लग जाएगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। इसको एक और बार टेक्स्ट बुक से रीड आउट करना बिल्कुल ना भूलें। इतना मतलब देखो, चैप्टर इजी होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको उसको लाइटली लेना है, क्वेश्चंस फिर भी आएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहें और रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, हमको टर्म 2 में दिखाना है कि भाई जनूनियंस में वो जनून है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, बाय बाय। जो भी टाइम टेबल है, कल से जो टाइम टेबल होगा उसका टेलीग्राम पे भी अपडेट करता हूं, मैं यूट्यूब पे बता दूंगा आज अनाउंस कर। ओके, चलिए, बाय गाइस, बाय बाय एवरीवन।